कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, पढ़े हम आज भाषा, लिपि और व्याकरण यानी कि लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। भाषा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा के बारे में। बच्चों, हम जिस समाज में रहते हैं उसमें रहते हुए हमें अपने विचारों का आदान प्रदान करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। भावों और विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। हमारे जीवन में भाषा का बड़ा महत्व है। भाषा के बिना एक दिन भी हमारा काम नहीं चल सकता। आइए अब जानें भाषा के भेद। भाषा के दो भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो सबसे पहले पढ़ेंगे मौखिक भाषा के विषय में। मौखिक शब्द मुख में इक प्रत्यय जुड़ने से बना है, जिसका अर्थ है मुख की। मुख से बोली जाने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। बातचीत करना, भाषण देना आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। मौखिक भाषा बहुत सहज और सरल होती है। इसका प्रयोग कोई भी कर सकता है। इसके लिए ना तो किसी पढ़े लिखे की होने की ज़रूरत है, ना धन खर्च करने की, लेकिन यह भाषा का स्थायी रूप है। मौखिक भाषा की सामग्री को सुरक्षित रखना अत्यंत कठिन है। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित शब्द लिख में इत प्रत्यय जोड़ने से बना है, जिसका अर्थ है लिखी हुई। जब व्यक्ति अपने विचार लिखकर प्रकट करता है तो भाषा का वह रूप लिखित भाषा कहलाता है। पुस्तक, अखबार, पत्र पत्रिकाएं आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। लिखित भाषा का प्रयोग करने के लिए व्यक्ति का पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। अनपढ़ व्यक्ति लिखित भाषा का लाभ नहीं उठा सकता। लिखित भाषा की रचना को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, इसलिए इसे भाषा का स्थायी रूप माना जाता है। हमारी सभी महान रचनाएं इसी कारण सुरक्षित रह सकीं क्योंकि वे लिखित भाषा में थीं। आइए अब अन्य भाषाएं जानें। सबसे पहले पढ़ेंगे मातृभाषा के विषय में। हम जिस परिवार में रहते हैं उस परिवार में बोली जाने वाली भाषा हमारी मातृभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा, जो भाषा किसी राष्ट्र में सबसे अधिक विकसित हो जाती है, तब उस राष्ट्र के अधिकांश लोग उसे बोलने और समझने लगते हैं। उसका पूरे राष्ट्र में प्रचार प्रसार हो जाता है। यही भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। यह भाषा उस राष्ट्र की पहचान बन जाती है, जैसे हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। अब पढ़ेंगे राजभाषा। संसार के सभी देशों में एक से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। भारत जैसे बड़े देश में तो अनगिनत भाषाएं बोली जाती हैं। ऐसे में देश का कामकाज उन सभी भाषाओं में नहीं चलाया जा सकता। तब उनमें से एक ऐसी भाषा को चुनना पड़ता है जिसे हम उस देश के अधिकतर लोग बोलते और समझते हों। सरकारी कार्यों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे उस देश की राजभाषा कहते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी है। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। अन्य भारतीय भाषाएं। बच्चों, भारत जैसे विस्तृत देश में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती है और प्रत्येक भाषा के कई कई स्थानीय रूप देखने को मिलते हैं। हमारे देश के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई, जो इस प्रकार है: असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी हमारी भारतीय भाषाएं हैं। इन भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी भी हमारे देश की प्रमुख भाषा है। केंद्रीय सरकार का अधिकांश कामकाज अंग्रेजी में ही होता है। अनाधिकृत रूप से अंग्रेजी भाषा ही हमारे देश की राजभाषा बनी हुई है। अब जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय भाषा। बच्चों, कई बार कोई भाषा किसी देश की सीमा को तोड़कर अन्य देशों में भी प्रचलन में आ जाती है। दूसरे देशों के लोग उस भाषा को प्रयोग करने लगते हैं। उसका रूप अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है। तब उस भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में विकसित हो चुकी है। संसार के सभी बड़े देशों में वह भाषा बोली और समझी जाती है। अब पढ़ेंगे हम बोली के विषय में। अपने प्रारंभिक रूप में भाषा अल्प विकसित होती है। जो भाषा सीमित क्षेत्र में कम लोगों के द्वारा बोली जाती है वह बोली कहलाती है। अपने क्षेत्र के बाहर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होता, लेकिन अपने समाज में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है।
हिंदी भाषा की कई बोलियां हैं, जैसे अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेलखंडी, भोजपुरी, हरियाणवी आदि। इनमें खड़ी बोली पूर्ण विकसित होकर एक समर्थ भाषा का रूप ले चुकी है। यह बोली विकसित होकर भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा बन गई है। चलिए अब जानें लिपि के बारे में। बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियां निकलती हैं। मौखिक भाषा की इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। इन चिन्हों को लिपि कहते हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। विभिन्न भाषाओं को लिखने के लिए अलग अलग लिपियां होती हैं। यहाँ कुछ भाषाएं और लिपियां दी जा रही हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, कोंकणी की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच की लिपि रोमन है, उर्दू की फारसी लिपि है, पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है और तमिल भाषा तमिल लिपि में लिखी जाती है। चलिए, भाषा तो हमने जान लिया, अब जानेंगे व्याकरण क्या है। बच्चों, भाषा का प्रयोग करने से उसमें विकार आने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि सभी व्यक्ति भाषा का प्रयोग अपने अपने ढंग से करते हैं। इसलिए भाषा को सुव्यवस्थित और नियमित बनाने के लिए हमें उसके शुद्ध रूप का ज्ञान होना आवश्यक होता है। अतः भाषा को शुद्ध रूप में अपनाने के लिए उसके कुछ नियम होते हैं। इनका ज्ञान ही व्याकरण कहलाता है। अतः व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। वास्तव में व्याकरण का कार्य भाषा के मानक स्वरूप को बनाए रखना है। अब जानेंगे व्याकरण के अंग। बच्चों, व्याकरण के मुख्यतः 4 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। तो पढ़ते हैं, वर्ण विचार क्या है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, बनावट, उच्चारण आदि का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है शब्द विचार। शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं। शब्दों की उत्पत्ति, स्रोत, शब्द भेद, शब्द रचना का अध्ययन शब्द विचार के अंतर्गत किया जाता है। तीसरा है पद विचार। जब शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं तो वे पद कहलाते हैं, तब उनके रूप में थोड़ा परिवर्तन होता है। पद विचार के अंतर्गत शब्दों के लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। और चौथा है वाक्य विचार। शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य की रचना, वाक्य भेद, विराम चिन्हों का प्रयोग आदि का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए आइए इस पाठ को एक बार दोहरा लेते हैं। बच्चों, भावों और विचारों के आदान प्रदान के लिए प्रयोग किए जाने वाला साधन भाषा कहलाता है। भाषा के 2 भेद होते हैं, मौखिक भाषा व लिखित भाषा। हम जिस परिवार में रहते हैं उस परिवार में बोली जाने वाली भाषा हमारी मातृभाषा कहलाती है। जिस भाषा का प्रचार प्रसार किसी राष्ट्र में सबसे अधिक होता है उसे उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा कहते हैं। जिस भाषा में किसी देश का सरकारी कामकाज होता है वह उस देश की राजभाषा कहलाती है। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। जिस भाषा का प्रयोग कई देशों में किया जाता है उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के मुख्यतः 4 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। तो बच्चों, आपको यह अध्याय अच्छा लगा, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।